Welcome back to RCI. Today I'm going to start a very new chapter, Bharat is my home. Today I'm going to start Bharat is my home, which has been written by Dr. Zakir Hussain. तो आज हम बात कर लेते हैं भारत इज माय होम का, हमारा सेकंड चैप्टर। पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया जा चुका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सेकंड चैप्टर है भारत इज माय होम, भारत है मेरा घर। में लाइन बाय लाइन आपको हिंदी करके बता रहा हूँ। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी मैंने देखा है बिहार बोर्ड का पैटर्न, उस पैटर्न में कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये जब आप एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा। सबसे बड़ा चेंज है कि लाइन बाय लाइन अगर आपको हिंदी नहीं आती है किताब का, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या कि कोई भी लाइन कहीं से भी उठा के दे दिया जाता है, बीच में एक शब्द छोड़ दिया जाता है और उस शब्द का मीनिंग पूछ लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप लाइन बाय लाइन मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा या आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके कारण आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी डीप डाउन चला जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसी परिस्थिति आए, इसीलिए मैं मेहनत करके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हर एक वर्ड मीनिंग का एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि देखेंगे तभी आपको लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। इसलिए मेरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897, है ना। कब हुआ था? 1897 में। हम ये नहीं कह सकते, देखिए भैया, आपको याद रखने के लिए सबसे अच्छा चीज है कि 1900 ईस्वी में 3 को हम माइनस कर देंगे, 1897 आ जाएगा। क्लियर? और 1969 में, ठीक है, जो कि मैं आगे चर्चा करूंगा, थोड़ा सा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन में ही आएंगे। एक ऐसा चीज जिसके लिए बिहार बोर्ड मशहूर है, आज देखेंगे। बने रहिए, क्योंकि मैं एक ऐसा तरीके से पढ़ाने की कोशिश मैंने प्रैक्टिस करके आया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मेथड है आपको ऑब्जेक्टिव को याद करवा देगा। तो आप कहीं मत जाइए, नहीं तो आप बहुत कम से कम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे और ये चैप्टर में बने रहने से आपको फायदा होगा कि आपको सारा चीज याद करवा दिया जाएगा। जो भी आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सन ईस्वी डेट ऑफ बर्थ वगैरह याद करने में, वो सारा का सारा दिक्कत दूर हो जाएगा आज, ठीक है। तो कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में और 1969 यानी 1969 में उनकी मृत्यु हो गई, है ना। कहाँ हुआ था? बॉर्न इन हैदराबाद। कहाँ पे जन्म हुआ था? बॉर्न इन हैदराबाद। मैं आपको सारा एक एक ऑब्जेक्टिव करके दिखाऊंगा मेरे मित्र, बस आप बने रहिए। ऐसा बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, फिर बोलिएगा। आप बनिए, हम फिर आपको उसका इनाम देंगे। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। वो क्या थे? वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, हमारे महान फ्रीडम फाइटरों में से एक थे। तो हमें क्या पता चला? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में से 3 माइनस कर लीजिएगा, यही बोलिए, 1900 ईस्वी में से 3 माइनस कर लीजिए। तो कब हुआ था? 1897 में। मृत्यु कब हुई, है ना? 1969 में, 70 में कम। और ये क्या थे? वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, हमारे फ्रीडम फाइटरों में से एक थे। कौन थे? फ्रीडम फाइटरों में से एक थे। क्लियर? एज वेल एज, बहुत अच्छा मीनिंग है मेरे फ्रेंड। एज वेल एज, बताइए तो इसका हिंदी क्या होता है? एज वेल एज का हिंदी बताइए। एज वेल एज का हिंदी क्या होता है? एज वेल एज का हिंदी होता है और। आज आप जान के बहुत चक्के रह जाएंगे, शॉक हो जाएंगे, भाई एज वेल एज का हिंदी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। एज वेल एज का मतलब होता है और। तो बोले एंड मने क्या होता है? बिल्कुल एंड मने और होता है, और एज वेल में भी और होता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड होता है, इसलिए इसको याद रखिए। आपको ये लाइफ में ये बिल्कुल पहली बार पता चला होगा। तो क्या रहा है कि वो फ्रीडम फाइटर में से एक थे और एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। इमिनेंट का मतलब था प्रख्यात, मतलब बहुत ही फेमस। इमिनेंट मतलब बहुत ही फेमस। फिर से बताऊंगा, बताइए तो इमिनेंट मैंने क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही बोला, बहुत ही फेमस। इमिनेंट प्लेयर, फेमस प्लेयर। इमिनेंट गेम, जो आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। इमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही फेमस। जैसे हम कह सकते हैं गंगा इज ए इमिनेंट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत का एक प्रमुख नदी है। तो उसी प्रकार से इमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे। अब एजुकेशनिस्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताइए? एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षा देने वाला, एजुकेशन देने वाला। टीचर का जो स्टैंडर्ड नाम है ना, उसको एजुकेशनिस्ट बोलते हैं। आई होप कि क्लियर होगा। आगे चलते हैं।
डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो बन गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अब देखिए मैजिक होने वाला है। कब बने थे? 1967 में। मृत्यु कब हुई? 2 साल बाद। यानी कहने का मतलब 1967 में तो वो बने, लेकिन मात्र 2 ही साल वो अपना कार्यकाल निभा पाए। और जनरल हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल होता है जी? 5 इयर्स। तो 5 इयर्स तो वो नहीं चल पाए, 2 साल चल पाए, है ना। मृत्यु हो गई कार्यकाल में, तो उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो गई, तो याद रहेगा ना कब बने थे प्रेसिडेंट? 1967। और 2 साल के बाद क्या हुआ? उनका मृत्यु हो गया। अब जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उसके पहले भी तो कुछ होंगे ना, क्या थे? ये तो हम जान चुके वो फ्रीडम फाइटर में से एक थे, ये तो जान चुके हम कि वो एजुकेशनिस्ट भी थे। 2 चीज तो हमें पता चल गया भैया, पहला इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, दूसरा फ्रीडम फाइटर्स। लेकिन तीसरा भी हमको पता होना चाहिए। तीसरा तो बने ही थे, क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? 1967 में बने थे, और 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई, 5 साल वो पूरा नहीं कर पाए। क्लियर? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भैया जब वो बने थे तो डायरेक्ट नहीं ना होगा कि डायरेक्ट उनको बना दिया जाएगा, कोई पद तो उन्होंने संभाला होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि उन्होंने भारत अर्लियर मैंने पहले मैंने प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने सेवा दे चुके थे। ही हैज सर्व किस रूप में? एज ए गवर्नर ऑफ बिहार। देखिए बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो मिस नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। गवर्नर ऑफ बिहार का वो रोल अदा कर चुके थे, तब जाकर राष्ट्रपति बने। ये इंपॉर्टेंट ने महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट, एक निचोड़ है। ये जो चैप्टर है निचोड़ है, किसी से कहां से लिया गया? फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967। उन्होंने 1967 में जब वो राष्ट्रपति बने थे, अरे भाई 2 साल बाद तो उनकी मृत्यु हो गई। जब 1967 में उन्होंने राष्ट्रपति का पोस्ट लिया था, तभी उन्होंने एक भाषण दिया था। उसी भाषण से भारत इज माय होम एक छोटा सा सारांश लिया गया। और कब भाषण दिए थे? आफ्टर टेकिंग ओथ, उन्होंने शपथ लेने के बाद दिया था। ओथ किस रूप में लेते हैं? एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने शपथ लिया था। उस शपथ लेने के बाद वो ये एक भाषण दिया था, और उसी भाषण से एक्सट्रैक्ट लिया गया। इन द फर्स्ट स्पीच, सॉरी इन दिस स्पीच, इस स्पीच में जो एक भाषण के रूप में है ना, उन्होंने किस रूप में दिया था? एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज से वादा करते हैं? तो कहते हैं ही प्लेज हिमसेल्फ, अपने आप से वादा करते हैं। किस लिए? टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता की संपूर्णता का वो सेवा करेंगे। यही उन्होंने किया था। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, मैं बता रहा हूं, आप गौर से सुनिए, बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन, ऊपर से एक भी नहीं लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद में। कब हुआ? 1900 में। 3 कम जोड़ लिख के घटा के आप कर लीजिएगा, ठीक है। 1897 में। मृत्यु कब हुई? राष्ट्रपति कब बने? 1967 में। और 2 साल बाद मृत्यु बनी 1969। क्लियर? वो क्या थे? इमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे। वो क्या थे? फ्रीडम फाइटर में से एक थे, ठीक है। क्लियर? उन्होंने सेवा दिया था राष्ट्रपति बनने से पहले। कौन से राज्य में? किस रूप में? बिहार राज्य में राष्ट्र राज्यपाल के रूप में, राइट। उन्होंने ये चैप्टर कहां से लिया गया? ये चैप्टर एक एक्सट्रैक्ट है, एक स्पीच है, जो कहां से लिया गया? उनके स्पीच से लिया गया। वो स्पीच उन्होंने कब दिया था? राष्ट्रपति बनने के बाद। राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 में। मृत्यु कब हुई? 2 साल बाद, 1969 में। क्लियर? उन्होंने क्या शपथ लिया? जब उन्हें शपथ लिया था राष्ट्रपति का पद, उन्होंने शपथ लिया कि वो भारत की संपूर्णता, कल्चर की संपूर्णता का सेवा करेंगे। ये आपका मेन पॉइंट हुआ, ठीक है। क्लियर? अब हम इसके मेन चैप्टर में आते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या कहा जा रहा है? कह रहा है आई मस्ट कॉन्फेस, मुझे अवश्य मानना चाहिए। कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, है ना। ये बहुत ही अच्छा मीनिंग है मेरे दोस्त, इसको आप नहीं याद करेंगे तो मुश्किल हो जाए। देखिए मैं आपको याद करने के लिए मदद करता हूँ। कॉन्फेस मैंने होता है स्वीकार करना। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि अरे ये चोरी क्या है, तुम गच्छेगा कि नहीं गच्छा, बोलो गछना मतलब कॉन्फेस करना, मानी इतना मारो कि कॉन्फेस कर ले, इतना मारो कि वो गछ लेके उसने लिया है ना। पुलिस भी ऐसे करता है। तो ये कहते हैं जब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भाषण है तो वो पहला जो लेटर है
यहाँ पर ये भी पूछ देता है कभी कभी कि आई इसमें कौन है पहले लाइन में। अब यहाँ पर ये पूरा लाइन दे देगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन पढ़ना अत्यंत जरूरी है। अगर लाइन बाय लाइन आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा आई का मतलब क्या है। यहाँ पर आई कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि ये उनका स्पीच है और स्पीच में आदमी खुद बोलता है और स्पीच को ही उतार दिया गया है उसका संक्षेपण में। तो आई मस्ट कॉन्फेस, मुझे अवश्य, वो कहते हैं, कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर, मुझे अवश्य मानना चाहिए, मैं अवश्य मानता हूं कि मैं ओवरवेल्म हूं। ओवरवेल्म का मतलब होता है भाव विभोर। जिस समय आपको ऐसा लगे कि आपको, जैसे किसी आदमी ने आपकी मदद की तो आप कह सकते हैं कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, मुझे पता नहीं चल पा रहा, आपने मेरे लिए क्या बताऊं, मैं क्या किया, मतलब कि कुछ बता नहीं सकते। तो समझ जाना कि वो आदमी क्या है? ओवरवेल्म है। ओवरवेल्म का मतलब होता है भाव विभोर। कभी कभी मान लिया जाए कि आप कोई जॉब पा लेते हैं और आपके पास इतने मैसेज आ जाते, इतने मैसेज आ जाते, इतने में कि आप सभी का मैसेज का जवाब देना आपके लिए उचित नहीं जान पड़ता है। तो समझिए कि आप कह सकते हैं कि मेरा जो मेल बॉक्स है, मेरा जो व्हाट्सएप मैसेज है, वो ओवरवेल्म हो गया है विथ मैसेजेस ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। इतना कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, किसको किसको भेजे। और फिर बोलता है दोस्त, अरे तुम तो मेरे पर ध्यान नहीं देते यार, 10-10 को मैं मैसेज भेज चुका हूँ, थोड़ा सा हाय हेलो भी नहीं करते तुम तो आजकल, ये हो गया। आप बोले कि मेरा जो मैसेज बॉक्स है ना ओवरवेल्म हो गया है ना, हजारों मैसेज, मैं किसको किसको दूं। ओवरवेल्म का कहने का मतलब आपको समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं कैसे किसको क्या रिस्पॉन्ड करूं, उसको बोलते ओवरवेल्म होना। जैसे आप किसी से बहुत खुश हो जाते हैं तो कहते हैं हम बता नहीं सकते कि कितना खुश है, मतलब ओवरवेल्म है विथ हैप्पीनेस। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब उनको बनाया जाता है क्या, राष्ट्रपति। जानते हो कि इंडिया एक ऐसा देश है जो मुस्लिम देश नहीं है बल्कि हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र में जब किसी मुसलमान पे ट्रस्ट करके उनको राष्ट्रपति का सबसे बड़ा पद इंडिया का दिया जाता है, तो उनको लगा कि यार देखो इंडिया वाले मुझे कितना ट्रस्ट करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, उनको ऐसा लगने लगा कि मैं कैसे धन्यवाद दूं। और कैसे का कहने का मतलब ओवरवेल्म हो गए। तो वो जब ओवरवेल्म हो गए हैं तो वही कहते हैं कि अपने भाषण में कहते हैं कि मुझे अवश्य मानना चाहिए, मुझे ये बात अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि मैं बिल्कुल हूं भाव विभोर हूं। किसके द्वारा भाव विभोर? भाई क्या हो गया है? तो कहते हैं सच, उस विश्वास के द्वारा मैं भाव विभोर हो गया। वो विश्वास कहां से आया? द पीपल हैव प्लेस्ड, जो लोगों ने मुझ में डाला है, जो लोगों ने मुझ में किया है ना, मुझ में किया है ना। कैसे किया है? बाय इलेक्टिंग मी, मुझे चुन करके। कहां के लिए चुना है? द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। लैंड बैलेंस समझा? इस लैंड का, इस देश का, यहाँ पर लैंड का मतलब होगा देश। अब पूछ देगा कि लैंड का मतलब क्या हो, देश होगा। इस देश का सबसे ऊंचा ऑफिस कौन होता? राष्ट्रपति भवन होता। वही कह रहा, राष्ट्रपति भवन के सबसे ऊंचे ऑफिस को, ऊंचे ऑफिस को क्या किया है? ऊंचे ऑफिस को उन्होंने इलेक्ट कर दिया इनको कि जाइए भाई राष्ट्रपति भवन बनिए, राष्ट्रपति भवन में रहिए, आप राष्ट्रपति बनेंगे। तो इनको भाव विभोर हो रहा है कि कैसे मैं क्या इससे धन्यवाद करूं। और वो बात बोले कि मुझे ये बात अवश्य मानना चाहिए कि मैं बहुत ही भाव विभोर हूं कि भारत के लोगों ने मुझे इस देश के सबसे बड़े ऑफिस में चुन करके जो मुझ पर विश्वास किया, मैं अवश्य मानता हूं कि मैं उसे भाव विभोर हूं। यही पहला लाइन कह रहे हैं। आई होप क्लियर होगा, है ना। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज और, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस लाइन को समझना आसान तभी होगा जब आप मेरी बात पे ध्यान देंगे। लाइन बाय लाइन नहीं समझ पाए तो कहां से क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कहां से आ जाएगा कहना मुश्किल है। इसीलिए हालांकि लोग गेस करते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी अपने पास होनी चाहिए। जब कुछ अच्छा करना होता है ना तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ता है, ऐसे रिजल्ट नहीं आता है। तो रिजल्ट लाने के लिए करना ही पड़ता है। हमारे साथ जर्नी में और आपकी यात्रा में। और आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम विद यू, बिकॉज आई नो दैट माय ऑल माय डियर स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस चैनल, definitely they will like and subscribe and comment at the same time, and will share the link with the other people who are also in the need of great teacher and who are looking for the best explanation line by line of each and every chapter. So I am sure that you people are understanding what I mean to say, but there is opportunity for you as well, and that opportunity is that never miss even a single point that comes out of blue from anywhere from your rainbow book. So stay focused what I'm teaching. चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता अब यहाँ पर राधा कृष्ण की बात कहाँ आ गई? देखिए राधा कृष्णन जो थे इनके पहले, किनके पहले? अरे 1967 में बने थे ना, 1967 में। कौन? हम किसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनके पहले भी एक राष्ट्रपति थे। कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्ण। जब राधा कृष्ण राष्ट्रपति बने थे तो ये इनके गुरु थे। किनके गुरु थे? डॉक्टर
डॉक्टर जाकिर हुसैन के, उनके गुरु थे। तो गुरु से जब ये बने तो चेला गुरु से तो मिलेगा ही मिलेगा कि गुरु जी अब आप उतर रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो बताइए ना हम कैसे कैसे संभालेंगे, है ना। तो सब बताने वाले होंगे, जैसे शादी ब्याह होता है ना तो उसके जीजा जी रहते हैं समझाने वाले, ठीक बिल्कुल जीजा जी नहीं, यहाँ पर गुरु हैं। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ना कोई आपको होता है जो आपको मार्गदर्शन करता है, और इनके मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं बल्कि उनके गुरु थे। उनके गुरु कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन, जो हम 5 सितंबर के रूप में मनाते हैं उनका जन्म दिवस, वही थे। तो कहता डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट, उन्होंने लाया, क्या लाया, किसको लाया? प्रेसिडेंसी। अब प्रेसिडेंसी का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो प्रेसिडेंट बने थे, कौन बने थे? हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हमारे डॉक्टर हुसैन के पास लाए, क्या लाए? अ मेंटल इक्विपमेंट। ये मेंटल इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? मानसिक यंत्र, यानी उनके दिमाग में स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यानी कहने मेंटल इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई हिम्मत बढ़ाता है, कोई आपको लेकिन नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम इस काम को किया, वो काम किया, तो समझिए आपके माइंड को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। और एक मेंटल इक्विपमेंट का होता है, एक मेंटल यंत्र लाते हैं ताकि लोग डरे नहीं बल्कि आगे जाए। तो कोई भी डरता है इतने बड़े कार्यभार से लेने से, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, उसमें बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, जनजातियां, उसको संभालना इतना आसान काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए वो डर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में एक मेंटल इक्विपमेंट देखिए, डरो नहीं चला, हम जो बता रहे हैं वही करो, क्योंकि हम भी रहे हैं राष्ट्रपति और तुम बनने जा रहे हो, तो तुमको छोड़ेंगे थोड़ी कि हम सही चीज बताएंगे और देखना तुम कामयाब रहोगे, ठीक है। तो वही मेंटल इक्विपमेंट लाते हैं अपने राष्ट्रपतित्व में। तो वही कहते हैं राधा कृष्ण ब्राउट टू प्रेसिडेंसी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन में लाते हैं, क्या लाते हैं? मेंटल इक्विपमेंट। और साथ ही साथ वो यही नहीं देते, और क्या देते हैं? ए डिग्री ऑफ यूरिडेशन। इरुडेशन, इरुडेशन का मतलब होता है पंडित। उनको एक ऐसा डिग्री देते हैं, ऐसा शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट तो थे ही, प्लस वो बनने जा रहे थे राष्ट्रपति, तो ऐसा शिक्षा देते हैं एरुडेशन, ए वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयर टू बी फाउंड एनीवेयर। और एक ऐसा अनुभव का धन देते हैं, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो कि शायद ही कहीं पे मिल पाए। सोचो अपने स्टूडेंट के लिए उन्होंने इतना किया कि उनको सारा गुण दिया, सारा मेंटल इक्विपमेंट, मन को तैयार कर दिया कि देखो तुम कर सकते हो, तुम देश को संभालोगे, तुम मुझसे डरो नहीं, लोग क्या बोलेंगे, तुम बहुत बेहतर कर सकते हो, तभी तो तुम यहाँ पे आए, तभी तो लोग तुम्हें ट्रस्ट किए। इसीलिए उन्होंने पहला मेंटल इक्विपमेंट दिया। दूसरा उन्होंने ये बताया कि देखो मैं तुम्हें वो अनुभव का धन देता हूँ जो मैंने अनुभव किया, जो कि शायद ही कहीं पाया जाता। उन्होंने ये चीज दिया एज ए टीचर, एज ए गुरु, उन्होंने उनकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर दिया जब वो 1967 में राष्ट्रपति बन रहे थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो वो नर्वस थे और उनके मनोबल को बढ़ाया, मेंटल इक्विपमेंट देकर बढ़ाया डॉक्टर राधा कृष्णन ने, जो कि उनके पहले राष्ट्रपति थे। आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं, कहता है डूरिंग लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। डूरिंग अ लाइफ टाइम, कहता है कि उस समय की मैं बात कर रहा हूं, है ना। डूरिंग का मतलब क्या समय? डूरिंग द लाइफ टाइम, एक पूरा जीवन काल डिवोटेड में समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया किस चीज के लिए? उन्होंने कहा, उन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया किस लिए? कौन सा? हमारे टीचर, यानी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? भाषण किसको देना है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो वही तो बोल रहे हैं कि भैया हमारा राधा कृष्ण जो हमारे टीचर हैं, उन्होंने इसी से किया, और उन्हीं ने अपना जीवन काल में पूरा जीवन डिवोट कर दिया किसको? किस चीज की खोज में? टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। परसूट ऑफ नॉलेज की खोज में, परसूट मैंने खोजना, तो कहता है नॉलेज की खोज में। मेरे सर जो मेरे टीचर थे उन्होंने अपना पूरा जीवन को बलिदान दे दिया किसकी खोज में? परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, सच्चाई और ज्ञान की खोज में। तभी तो एजुकेशनिस्ट कहलाते हैं, और हम उनकी पूजा करते हैं एज ए टीचर ऑफ इंडिया, है ना, 5 सितंबर को। तो ये बात हमने बोल रहे हैं, उसी समय पता था किनको? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। A truth. He has done more than probably any other man. देखो उन्होंने क्या लिखा, बहुत अच्छा से लिखा है। देखिए वो अपने टीचर की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वो सच्चाई बता रहे हैं जिनको आज हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर। उन्होंने कहा कि he has done, उन्होंने किया है more than probably any other man, किसी भी आदमी से ज्यादा काम किया। किन्होंने? अभी उनके गुरु जी टीचर डॉक्टर राधा कृष्ण किया है बहुत ज्यादा काम। किस लिए किया? टू ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है निकाल के लाना। ब्रिंग आउट, ब्रिंग मैंने लाना, आउट मैंने बाहर, मतलब जो चीज कोई नहीं जानता उस चीज को बाहर निकाल के दिखाना। ब्रिंग आउट उन्होंने लाने के लिए किया, और साथ ही साथ एक्सपेंड भी किया है। हमारे जो राधा कृष्णन है किसी भी दूसरे आदमी से ज्यादा काम किया। ये किसने बोला है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला। क्या काम किया है? तो उन्होंने
बाहर लाया है और एक्सप्लेन किया। किसको एक्सप्लेन किया है? इंडियन फिलोसफिकल थॉट, भारत के दार्शनिक सोच। क्योंकि देखो भारत की सोच है ना, वो छुपी हुई है, लोग उसकी बातें नहीं करते हैं। उसको को बाहर निकालने के लिए, बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि देखो भारत ऐसा है जो मुसलमानों को भी बनाता है, भारत का पीएम, और उससे भी बड़ा भारत के राष्ट्रपति। ये भारत देश है जो एकता में विश्वास करता है। ये सारा गुण छुपा हुआ था और वो मुस्लिम होकर के तो ये बात को सबके सामने लाए, और लाने में उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा काम किया, यही बोलना चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वननेस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल वैल्यू, और उन्होंने सारी जितने स्पिरिचुअल वैल्यू थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबके स्पिरिचुअल वैल्यू को एक करके प्रेजेंट किया कि इंडिया इज वन, ऑल द रिलीजन इज वन, है ना, ऐसे करके वो बोला। आगे देखते हैं, ही हैज नेवर लॉस्ट फेथ, उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ, उसने अपना विश्वास नहीं खोया। किस चीज में नहीं खोया? देखो, इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी, मानव के इसेंशियल में, इसेंशियल का सार तत्व, मैंने मानवता को नहीं खोया। अब मानवता क्या होता है? देखो दोस्त, अगर मान लिया जाए कि आप एक डॉक्टर हो, है ना, और कोई व्यक्ति आपके पास आता है जिसको गोली लगा हुआ पैर में, ठीक है, अब उसको इलाज करते तो पता चलता है कि ये क्या है, जो व्यक्ति है वो एक टेररिस्ट है ना, और किसी को मारा नहीं, लेकिन इंडिया में क्रॉस कर गया है ना, टेररिस्ट है, मारा नहीं। अब आपको लगेगा कि इसको पकड़ के दे देता हूं, लेकिन आपका मन जो कहता है कि नहीं, मैं एक डॉक्टर हूं और सबसे पहले ये मेरे लिए एक मरीज है, और इस मरीज को मैं पहले, बाद में जो होगा सो होगा, मैं इसको सबसे पहले एज ए डॉक्टर मैं इसको ट्रीटमेंट दूंगा, बाद में इसको हैंड ओवर कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि एज ए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप मानवता की सेवा करते, चाहे वो कोई भी हो, टेररिस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है कि मेरे सामने कोई भी हो, मेरा दुश्मन भी क्यों नहीं, अगर वो मेरे सामने आता तो मेरा मरीज है वो, और मैं उसको मरीज की तरह ट्रीट करूंगा, बाद में उसको जो करना वो करूंगा, लेकिन सबसे पहले। इसका मतलब क्या हुआ? आप मानवता में विश्वास करते हैं, मानव को देखते हैं, आप ये नहीं देखते कि वो टेररिस्ट है, ये है, वो है, दिस है। सबसे पहले अपना ड्यूटी के अनुसार आप अपना मानवता देखते हैं। तो वही कहता है कि उन्होंने मानवता में अपना कभी भी विश्वास नहीं खोया। किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। एंड ही हिमसेल्फ नेवर सीज, उन्होंने कभी रोका ही नहीं अपने आप को, कि नेवर सीज, कभी नहीं रोका। किस लिए से? टू चैंपियन राइट ऑफ ऑल मैन। देखिए, चैंपियन का मतलब चैंपियन बनना नहीं होता, यहाँ पर होता है एडवोकेट करना, किसी चीज को सपोर्ट करना, चैंपियन कहलाता है। ठीक है ना, चैंपियन कहलाता है। यानी कि जब कोई जीतता है तो सभी उसको सपोर्ट करते हैं, और नहीं भी करे तो जीत ही गया ना, तो मतलब वो अपने बल पे सपोर्ट करता है, यानी चैंपियन का मतलब सपोर्ट करना होगा। तो कहता उन्होंने अपने को कभी नहीं रोका, किस चीज से? सपोर्ट करने से। किसको? द राइट ऑफ ऑल मैन, पूरे आदमियों का जो अधिकार है, चाहे गरीब हो, दुखिया हो, कुछ भी हो, सबका अधिकार है किसी में रहने के लिए, लिव इन डिग्निटी, मर्यादा में रहने का, और किस चीज के साथ? विथ जस्टिस, कि उसके साथ कोई अन्याय ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब रहेगा एक साथ, उसके साथ कोई अन्याय नहीं हो, ये वो बोलना चाहते हैं। और इसी के लिए उन्होंने ये चैप्टर को, अपने भाषण को हाईलाइट किया कि देखो भारत में इतनी क्वालिटी है ना, जो आपको मैं बताना चाहता हूं, अपने वो भाषण में बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश, मिस मत कीजिएगा, मैं सारे चीज को दोहराऊंगा बाद में। कहते आई कैन ओनली अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं केवल एक ही चीज, दैट, अश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना। वो कहते हैं आई कैन ओनली अश्योर यू, मैं तुम्हें केवल इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि आई इंटर दिस ऑफिस, यानी वो बोल रहे हैं ना कि जो मैं भारत के राष्ट्रपति भवन का ऑफिस है ना, मैं आपको विश्वास, मैं इस राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर रहा हूं, किस चीज के साथ, है ना, किस स्पिरिट में? इन ए प्रेयरफुल स्पिरिट, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, है ना, विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके। जी हाँ, विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके मैं भारत के सबसे बड़े ऑफिस में, मतलब राष्ट्रपति के ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूं। मैं आपको श्योर दिलाता हूं, क्या श्योर दिलाता हूं, क्या विश्वास दिलाता हूं कि टोटल डेडिकेशन, और ये जो मैं काम कर रहा हूँ टोटल डेडिकेशन, मतलब अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, मतलब अब जो मेरा शरीर है, मैं पूरी डेडिकेशन के साथ पूरे शरीर को, अपने देश को, मन को, हर चीज को त्याग दे रहा हूँ, और मैं इसी के लिए काम करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं सोचूंगा। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा ये काम है, मुझे करना है, और मुझे कुछ नहीं पता है। पूरी डेडिकेशन के साथ मैं आपसे बता रहा हूँ, अश्योर करता हूँ कि मैं डेडिकेशन के साथ ही आ रहा हूँ, मेरा कुछ भी अपना नहीं है, मुझे कोई मेरा स्वार्थ नहीं हुए, कहना चाहते हैं। आई हैव जस्ट टेकन ओथ, ओथ टेकन ओथ मैंने होता है शपथ लेना, मैंने अभी अभी ओथ लिया, किस चीज का? ऑफ लॉयल्टी, मतलब वफादारी का, मतलब मैं बेईमान कभी नहीं रहूंगा, मैंने वफादारी का ओथ लिया है ना, किस लिए? टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के लिए।
भारत के संविधान के प्रति, जो संविधान में लिखा गया है उसके प्रति मैंने ये कार्य किया है ना। आई होप कि क्लियर होगा यहाँ तक। तो हम थोड़ा सा इसको रिवीजन करते हैं बड़ा जल्दी जल्दी से, ताकि आपको लाइन बाय लाइन मिस न हो। देखिए, वो कहना चाहते हैं कि मैं ओवरवेल्म, बिल्कुल तरह से भाव विभोर हूँ। किस चीज से? वह विश्वास से जो भारत के लोगों ने मुझ में किया है, एक मुसलमान में किया। कैसे किया है? बाई इलेक्टिंग में, मुझे चुन करके। कहाँ के लिए चुना है? टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस देश के सबसे बड़े ऊंचे ऑफिस में। और वो ये भी कहते हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, कौन गुरुजी हैं पता है? डॉक्टर सर्वपल्ली की, उन्होंने हमारे अंदर एक मेंटल इक्विपमेंट लाया, क्योंकि मैं राष्ट्रपति हूँ इसलिए प्रेसिडेंसी बोले उन्होंने, तो लाया। और साथ में एक डिग्री ऑफ इरुडेशन लाया, ऐसा डिग्री, ऐसा ज्ञान, जो गुरु तो ज्ञान ही देता है ना, ऐसा ज्ञान लाया। और साथ ही साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया उन्होंने, वेल्थ का, है ना, अनोखा, रेयर टू बी फाउंड एनीवेयर, जो शायद ही कभी किसी को कहीं पे मिला है। उन्होंने कहा यही नहीं, उन्होंने किसी भी भारतीय से ज्यादा काम किया है किस चीज को बाहर लाने में? भारत की फिलोसफिकल थॉट को बाहर लाने में और उसको एक्सप्लेन करने में हमारे गुरुजी ने ज्यादा काम किया है। यानी वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली की, राधा कृष्णन की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने यही नहीं, बल्कि उन्होंने स्पिरिचुअल वैल्यू को एक कर दिया है। उन्होंने बताया कि कोई धर्म कोई जाति अलग बिल्कुल ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी अपना मानवता में, मानवता के सार में कभी नहीं अपना विश्वास खोया। वो मानवता में विश्वास करते हैं। बाद में हम हिंदू हैं और मुस्लिम और सिख ईसाई, पहले मानव है और इसी में। और उनका ये भी कहना था, और उन्होंने अपने आप को कभी नहीं रोका लोगों की वकालत करने में, लोगों के उस काम की वकालत करने में जिसमें वो कहना चाहते हैं कि प्रत्येक आदमी के पास अधिकार है जीवन को डिग्निटी, यानी कि मान मर्यादा से जीने का और जस्टिस के साथ जीने का। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैं आपको अब यहाँ से ये बोल रहे हैं, कौन? आई जैसे बोलते हैं तो वहां पर चेंज होता पारा, वो अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ पर आई फिर बोला जाए तो आई में कौन है? यहाँ पे आई में हो गया आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो फिर से वो कह रहे हैं, पहले तो वो बात कर रहे हैं अपने टीचर के बारे में, यहाँ से कर रहे हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्या विश्वास दिलाता हूँ? कि मैं इस देश के सबसे बड़े ऑफिस में जा रहा हूँ, पूरा डिवोशन के साथ, पूरा लगन के साथ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो ऑफिस है जहाँ प्रवेश कर रहा हूँ, वो पूरा समर्पण के साथ, क्योंकि मैंने अभी अभी तुरंत ओथ लिया अपने वफादारी का। और ये वफादारी निभाऊंगा, अपने संविधान के प्रति निभाऊंगा, और कभी भी इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो आई होप कि ये आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन गुड बाय।